नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पे हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। आपके लिए इनसाइट्स लेके आते हैं, कौन सा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहां पे कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज ए बायर, एज ए एंड यूजर और एज ए इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस मार्केट की बात करने जा रहे हैं वो अगेन एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में एक अगेन मैं कहूंगा एक खोया हुआ सितारा था जिसको वापस से चमक मिल रही है। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट रितेश माथुर के साथ। मेरा नाम संतोष सिन्हा और आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे जो कंटेंट है वो आपको कैसी लग रही है। हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको वो आपके काम की है भी या नहीं, या आप और कौन सी चीजें हमसे सुनना चाहते हैं। शुरू करें आज की चर्चा। रितेश, स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे तो काफी लंबा होता है, पर जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो उसके अंदर आते हैं? देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे करीबन एक 27.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि अपना महिपालपुर में जो एयरपोर्ट के पास का एरिया वहां से स्टार्ट होता है। और खेड़की धोला टोल, जो कि आपका मतलब जब पहला टोल काम करता था NH8 पर, जो अपना ये लीला के पास लीला कैंपिंस्की के सामने था, और दूसरा टोल जो आता था उसको सिरहौल बोलते हैं। हाँ, उसको बोला जाता था कि खेड़की धोला टोल। वहां पर इसका एग्जिट है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है 27.5 किलोमीटर का तकरीबन, वो द्वारका एक्सप्रेसवे कहलाता है। और अच्छे खासे गुड़गांव के न्यू गुड़गांव को टच करते हुए ये आपको मेन NH8 पर खेड़की धोला पर निकालता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्राइम मार्केट्स हैं या सेक्टर्स हैं जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे से इंपैक्ट होते हैं या फिर जिनकी बेनिफिट्स उनको मिलती है, ऐसे कुछ एरिया अगर आप स्पेसिफाई कर पाए। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे में द्वारका के स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन जो आपका एक्सटेंडेड दिल्ली का पार्ट है, वहां से स्टार्ट होते हुए तकरीबन गुड़गांव में फिर सेक्टर 109 से लेके 115, 110, 111, 112, फिर आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 102, 103, 105, 107, 109, और फिर उसके बाद आपका 81 और वहां से बाहर निकलते हुए खेड़की धोला। तो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि 100 सेक्टर, 101 सेक्टर के बाद से लेके ऑलमोस्ट 115 सेक्टर तक के सारे ही सेक्टर कुछ कुछ बिट्स एंड पार्ट्स में द्वारका एक्सप्रेसवे से अपना बेनिफिट लेते हैं। तो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? द्वारका एक्सप्रेसवे एज ए मार्केट कब आया लाइमलाइट में, या फिर कब इसका जन्म हुआ? अभी क्या सिचुएशन चल रही है और क्या ये ल्यूक्रेटिव है? देखिए, आज की डेट में तो इट्स जेम। ओके, जैसा आपने कहा कि एक सितारा जो अपनी चमक ढूंढ रहा था वो उसको वापस मिल रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2006-2007 के आसपास। और काफी एकदम चमक आ गई थी डेवलपर्स में, क्योंकि क्या था उस टाइम तक गुड़गांव मार्केट में आपके पास NH8 और इधर उद्योग विहार और गोल्फ कोर्स के आसपास का एरिया डेवलप हो रहा था। बट ये एकदम से पूरा बेल्ट आया था जो पूरे न्यू गुड़गांव को टच कर रहा था। तो काफी चमक आई थी जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ। इनफैक्ट उस समय जो ये टॉल उस समय बनी थी, वो टॉल पे काफी लंबी ट्रैफिक जाम लगता था, तो एज एन ऑल्टरनेटिव रूट ये निकल के आया था। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि वहां पे ट्रैफिक काफी निकलेगी उधर से, तो ये एक ऑल्टरनेट बन सकता है। बिल्कुल। बट यही हुआ कि जहां उसकी अनाउंसमेंट हुई, मतलब पहली अनाउंसमेंट 2006 से 7 के आसपास हुई, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोजेक्ट लॉन्चेस स्टार्ट हो जाएंगे 2009-10 के आसपास से, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे याद है हम लोगों ने पहला एक जब मैंने रियल एस्टेट का इवेंट कवर किया था जिसमें नोएडा से भी बड़े बिल्डर और काफी प्रडाय उस टाइम पे एक्टिव थे, ATS हो चाहे आपका इधर M3M हो, काफी सारे बिल्डर्स ने अपना एक मिलके एक मीट किया था कि हम पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरह से चमकाएंगे, उस तरह चमकाएंगे, 10,000 के आसपास का रेट लॉन्च करेंगे। बट कुछ कहीं ना कहीं वो बातें चूंकि डिलीवर नहीं हो पाया टाइम पे, काफी ज्यादा डिले रहे, इश्यूज आए इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंसेस, थोड़ा सा स्ट्रेच बिट्स एंड पार्सल में द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ। लैंड एक्विजिशन में काफी इश्यूज थे, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज काफी थे, जो पूरा एक साथ डेवलप ही नहीं हो पाया। तो वो काफी मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल ये दौड़ भाग खतरों में टलता रहा प्रोजेक्ट। और फिर वापस 2017-18 के आसपास फिर एक आया कि हाँ भाई अब एक्विजिशन कंप्लीट हो गया और अब हम कंप्लीट करेंगे इसको प्रोजेक्ट को।
जिसका इनॉग्रेशन आपने देखा कि तकरीबन 2024-25 में इनॉग्रेट किया, और उसके बाद से यदि आप इनफैक्ट प्राइसेस तो आप कोविड के बाद से ही नोट करें, तो जहां लॉन्च के प्राइसेस 10,000 का प्लान था, बट लॉन्च होते होते 3, 3.5, 4,000 पे आए, वो बढ़ के 2018 तक 6, 6.5, 7,000 तक के आसपास आपको मिल रहे थे। और काफी ज्यादा तो एंड कंज्यूमर जिन्होंने स्टार्टिंग में लगा दिया था वो तो भाग रहे थे लोकेशन से कि भाई या तो प्रोजेक्ट दे दो हमको, या हमारा पैसा वापस कर दो, हमें निकलने दो। इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैसा होल्ड करने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा है, वो चाहते हैं कि 1, 1.5, 2 साल में पैसा बनाए निकले, वो भी फंस गए थे यहाँ इस 7-8 साल नहीं, में। आपने जो कोविड वाली बात कही, इनफैक्ट एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2023 की गुड़गांव बेल्ट में अगर हम बात करें, वो गुड़गांव रियल मार्केट की अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 66% जो सेल हुई है हाउसिंग की, वो अकेले द्वारका एक्सप्रेस वे को हुई है। तो उसका रीजन भी आपको समझना होगा, जगह नहीं है ना आपके पास। द्वारका में बहुत लिमिटेड स्पेस है, सॉरी गुड़गांव में बहुत लिमिटेड स्पेस है। यदि आप इधर NH8 के लेफ्ट की बात करें तो आपके पास गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन था, SPR उस टाइम तक आया नहीं था। फिर इधर आपका सोहना फिर लग गया। यदि हम और आगे जाएं तो सोहना के आगे लोग इनफैक्ट मानेसर, भिवाड़ी के पास तक पहुंच गए। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के प्राइसेस इतने ज्यादा थे कि आपके बजट में कुछ अवेलेबल नहीं था। 40,000, 43,000, 35,000 का रेट था। और उस समय तक ये बस बन गया था कि अब यहाँ कंप्लीट हो गया, इनोवेशन होने वाला है, तो लोगों ने कहा भाई यही सही समय है घुसने का। और इस टाइम आप देखेंगे तो इस टाइम एंड कंज्यूमर आया। हाँ, तो हाँ, जो जहाँ पहले इन्वेस्टर जो दूध के छले जले हुए थे वो नहीं थे, या एंड कंज्यूमर था, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका था, एज इन रोड कंप्लीट हो चुकी थी, आप मूव कर सकते थे वहां पर भी। तो आपने कहानी बताई इसके उतार चढ़ाव की, क्या प्राइसेस के ट्रेंड भी वैसे ही रहे या फिर क्या सीन चल रहा है प्राइसेस को लेकर? प्राइसेस के ट्रेंड्स की तो मैं बात करूं तो पूरे दिल्ली NCR में ही आपने नोटिस किया होगा कि 2020 स्पेशली 2022 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 100% का जंप देखा है पूरे दिल्ली NCR ने। इन बिट्स एंड पीसेस कहीं पे हो सकता है 120% और कहीं पे हो सकता है 90%, बट ऑन एन एवरेज 100% जंप देखा है। यहाँ भी आप देखेंगे यदि जंप की बात करें तो जहां मैंने आपको बोला 7,500-8,000 का रेट 2010 के आसपास था, वो 2018 तक, सॉरी 3,500-4,000 का रेट 2010 के आसपास था, जो 7,500-8,000 के आसपास था 2018-19 तक। बट कोविड के बाद वो बढ़ के आज 16,000-18,000 के रेट पर आपको वहाँ प्रॉपर्टी मिल रही है। इट इज अगेन मोर देन ऑलमोस्ट 200%। इनफैक्ट सिग्नेचर ग्लोबल ने कुछ लेटेस्ट लॉन्च किया वहाँ पे। सिग्नेचर ग्लोबल के भी लॉन्चेस हैं वहाँ पर। जो पुराने डेवलपर्स हैं उनके अपने अब कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन आए हैं उनके, क्योंकि क्या है आप देखिए ना, अल्टीमेटली कोई भी लोकेलिटी बनती है लोगों के रहने से। आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया बट वहाँ लोग ही नहीं रहने आ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, उसका ग्रोथ नहीं है, राइट। अब वहाँ रहने लायक जगह है, डेवलपमेंट है, आपको आसपास की कनेक्टिविटी है, मेट्रो के पास है, एयरपोर्ट तो हमेशा से नियर अबाउट था, वहाँ से वहाँ की लोकेलिटी बढ़िया हो गई है, लोग रहने लग गए तो प्राइसेस बढ़ रहे। तो पैसेज टू दिल्ली एंड पैसेज टू गुड़गांव दोनों इक्वली वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुकी है। और प्राइसेस तो जो आप कह रहे हैं कि अभी 17,000 18,000 के आसपास का जो रेट चल रहा है अभी, क्या लगता है 5 years डाउन द लाइन ये सिनेरियो कहाँ तक जाएगा? देखिए अभी क्या है, चूंकि अब एक और मार्केट डेवलप हुआ है गुड़गांव में विच इज SPR, राइट। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर जितने ज्यादा प्रोजेक्ट थे ऑलरेडी, तो ये करीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% ग्रोथ तो अभी भी आपको ऑलमोस्ट देखे जाएगा, 100 नहीं तो अगले 5 सालों में। यानी कि हम 35 के आसपास 30 से 35,000 के आसपास का रेट आप अगले 5 साल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी। यानी कि अभी सही समय है वहां पे घुसने का, या लेट हो गए लोग? थोड़ा सा लेट है, बट देखिए एंड कंज्यूमर को फायदा मिलता है, क्योंकि क्या एंड कंज्यूमर के लिए ना हार्ड अर्न मनी होता है और वो रिस्क ना लेने की कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में कि भाई ये तो जमीन तो कहीं नहीं जाएगी, चोरी नहीं होगी। तो कम से कम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी पोटेंशियल है वहां पर। और यदि उनको खुद के रहने के लिए चाहिए तो बढ़िया कनेक्टिविटी है। आप एक साइड दिल्ली से जुड़े, एक तरफ गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, तो मिलेनियम सिटी का पार्ट बन रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 30-32 हजार तो मान के चलिए अगले 5 साल में आप यहाँ से उठा लेंगे। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप एंड कंज्यूमर हैं और आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप वहां पे जाके ले सकें, तो दिस इज द राइट टाइम
मूव अपनी तैयार कीजिए, वहां पे जाइए, मार्केट रिसर्च कीजिए, कौन कौन से डेवलपर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको देंगे भी फिलहाल, बट अपनी तरफ से जाइए, रिसर्च कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए और एक अच्छा घर देख के वहां पे बुक कर लीजिए, राइट? तो अगेन कौन कौन से डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर खास नजर होनी चाहिए? देखिए, पुराने कुछ डेवलपर्स की बात करूं तो वहाँ पर ओरिस ने काफ़ी न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। M3M एक पुराना डेवलपर है जिनका अच्छा खासा लैंड बैंक है वहाँ पर। रामप्रस्था 37D में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे। ILD के कुछ बिट्स एंड पार्सल्स में प्रोजेक्ट वहाँ पर थे, बट वो अब कितने एक्टिव हैं आई डोंट नो। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे, चिंतल्स मिल जाएगा वहाँ पर, गोदरेज मिल जाएगा। ATS के भी कुछ प्रोजेक्ट जो नोएडा से जिन्होंने अपने आप को पार लगा के पहुंचे थे गुड़गांव टच करने के लिए, वो हो सकता है वापस रिवाइव करें प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ठीक ठाक डेवलपर्स अवेलेबल हैं वहाँ और अच्छे रिनाउंड डेवलपर्स अवेलेबल हैं। DLF जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, DLF का तो गेम रहा है कि जहाँ भी लोकेलिटी को पहले से भांप लेना, और अच्छा खासा लैंड बैंक उनके पास है। यहाँ पर भी DLF के पास भी अपना लैंड बैंक है। हालांकि एक चीज जो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने नोटिस किया कि गुड़गांव में आज भी DLF के बराबर प्लानिंग या लोकेलिटी को डेवलप करने की जो सिस्टम है वो किसी और बड़े डेवलपर का वहाँ पे नाम नहीं आता है। जैसे मैं यदि नोएडा, ग्रेटर नोएडा मार्केट की बात करूँ तो यदि आप फॉर एग्जांपल आप गौर सिटी की तरफ जाएं तो आप देखेंगे वो गौर चौक से लेके पूरा टाउनशिप गौर ने अपने आप बसा लिया है। ऐसा नहीं है गौर के अलावा डेवलपर्स नहीं है, बट वो नाम अपने आप में गौर का वहाँ बस गया है। आप आगे से पीछे देखिए तो 100 में से 80 प्रोजेक्ट आपको गौर के नजर आएंगे। सिमिलरली यदि आप एक्सप्रेसवे की तरफ जाएं तो 140 सेक्टर के आसपास यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि कमर्शियल के रूप में भूटानी ने वहाँ अपना बेस बना लिया है। 1 2 मतलब ओरंथम, कोरंथम, आईथम, मतलब रियल एस्टेट के जितने एंथम है उनके पास है, सारे एंथम उन्होंने अपने वहाँ डेवलप कर लिए। तो कमर्शियल में उस पूरे सेक्टर को उन्होंने ओन कर लिया है। सिमिलरली आप ऐसे बिट्स एंड पीसेस में देखें, आप यदि और एक्सप्रेसवे की तरफ इधर बड़े राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको ATS के काफी सारे प्रोजेक्ट्स और विलास, नाइट्स ब्रिज, ये सब देखने को मिल जाएंगे जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। सेम चीज M3 करने की कोशिश कर रहा है 74-75 के आसपास, यहाँ पे उन्होंने द लाइन और अपना रेजिडेंसेस करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बट गुड़गांव में यदि आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि डेवलपर्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने पहले भी बात की है वो ज्यादा है गुड़गांव में। बट DLF जितना बड़ा डेवलपर कोई नहीं हो पाया है कि जो एक एरिया में आए तो आसपास के सारे कंपटीशन को खा जाए, या यूं कहें कि एक सिस्टमेटाइज कर दे चीजों को कि भाई ये चीजें ऐसे डेवलप होनी तो ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, विजन भी है उनके पास, डेवलप करने का मादा भी है, नियत भी है, और इतने टाइम से चूंकि मार्केट में है तो उनको पता है, मार्केट में ट्रस्ट भी है। मार्केट में ट्रस्ट है, लोगों को पता है कि DLF क्या देगा और DLF को पता है मुझे क्या देना है, जिस कारण लोग ट्रस्ट बनाए। तो हम बात करें जैसे यहाँ पे आपने जो डेवलपर्स के नाम लिए, कुछ बीच में नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी थी द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर। क्या लगता है क्या कारण थे उन नेगेटिव सेंटिमेंट्स को, किस तरीके से डेवलपर्स ने उसको कोप अप किया है, कोई स्पेसिफिक केस जो आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, नेगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था और डिलीवरी इश्यूज थे, जब एक्विजिशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया था तो जो डिले हो रहा था उस टाइम पर काफी ज्यादा थे। बाद में काफी कम हो गए। आज के डेट में चूंकि अब एंड कंज्यूमर वहां बसना शुरू हो गया है तो आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटिमेंट ज्यादा है। कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं जिनका नाम अच्छा है, जिनके लैंड बैंक जिनके पास अच्छे हैं, जैसे 106 में चिंतल्स के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है, बट बहुत ज्यादा कुछ डिलीवर किया नहीं है अभी। तो धीरे धीरे आई एम श्योर कुछ अपनी प्लानिंग लेके आएंगे, कुछ डेवलप करेंगे तो पॉजिटिव सेंटिमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल एज एन एंड कंज्यूमर अच्छा मार्केट है, आपको कनेक्टिविटी चाहिए वो मिल रही है, आपको आसपास मॉल्स और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट चाहिए वो मिल रही है, स्कूल्स वहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आपकी पूरी बसी हुई है, मेट्रो कॉरिडोर वहाँ पर प्लान्ड है। इनफैक्ट आप ऑल्टरनेट रूट की तरफ देखेंगे तो पटौदी रोड है, उधर पीछे तरफ से बाकी सारे रास्ते निकलते हैं, सीधा राजस्थान तक जा सकते हैं। बेस्ट कनेक्टिविटी की, और आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ से KMP से जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो अभी द्वारका एक्सप्रेस इन्होंने जो सोनीपत के आसपास जो कनेक्ट किया जी, आप सीधा यहाँ से यदि आपको इधर चंडीगढ़ तरफ जाना है तो आप कुंडली की से KMP से बढ़ जाइए। तो वो कनेक्टिविटी वाइज उन्होंने तो कंजेशन के नाम पे जीरो है वहाँ पे, ऑल्टरनेट्स कई सारे ऑल्टरनेट्स बनाए गए हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आई थिंक थम्स अप है आपकी तरफ से, प्राइसेस थम्स अप है आपकी तरफ से, इन कंज्यूमर्स के लिए मार्केट थम्स अप है आपकी तरफ से। व्हाट अबाउट इन्वेस्टर्स, क्या वहां जाएं या जो पहले इनको एक्सपीरियंस हो रखा है उसके आपसे वो क्वेश्चन करें? देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो उन इन्वेस्टर्स का है जो कि बहुत अर्ली पैसा लगाते हैं, कम टाइम में लगाते हैं, अच्छा खासा लगाते हैं, उतना रिटर्न कमाते हैं और निकल लेते हैं किसी और अगली इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि हो सकता है जो अपना सेकंड होम देख रहे हो या थर्ड होम देख रहे हो, जो एक पैसिव इनकम की तरह इसको देख रहे हैं, उनके लिए अभी भी पोटेंशियल अवेलेबल है, क्योंकि रिटेल आज भी डेवलप हो रहा है। वहां पर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रिटेल में मिल जाएगी। यदि आपको लगता है नहीं मुझे और सेफ खेलना है, जैसे मैं यदि नॉर्मल फाइनेंस की इंडस्ट्री की बात करूं, तो कई लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट में लगाने का होता है, हाई रिस्क हाई गेन वाला गेम खेलते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा 50 शेयर में लगाओ, 50% बॉन्ड्स की तरफ जाओ। कुछ होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैं एफडी और बॉन्ड्स में ही खेलूंगा। तो वो सेम गेम है। जो आई थिंक अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो 100% हाई रिस्क हाई गेन वाले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में दर्द चखा। आज के देश में शायद थोड़ा दूर है इस लोकेशन से, लेकिन जो बीच वाले और एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आज भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यदि आप रिटेल में लगाना चाहते हो जिसमें ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ ज्यादा है, बट रिस्क भी है कि यदि वो पूरा ओवरऑल मॉल नहीं चला या मार्केट नहीं चला तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ठप हो सकती है। तो तीसरा सेफ इन्वेस्टमेंट खेलने वाले हैं कि भाई एक रेजिडेंशियल फ्लैट ले लिया एज इन सेकंड और थर्ड इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम आएगी, ठीक है, 5 से 8% होगी सालाना मेरी इन्वेस्टमेंट की, बट ठीक है, मुझे मेरी एक प्रॉपर्टी भी बन गई, मेरी 15 से 20 सालों में मेरी एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी। उतना टाइम मैंने अपना रेंट भी कमाया, एक पैसिव इनकम जनरेट कर ली, और सेफ्टी के नाम पे ईएमआई जा रही है नहीं जा रही है, उनके पास पैसा है, वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर ली। तो दोनों बाकी दो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट अभी भी ओपन है। तो दोस्तों, हमने सुना कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे आज की तारीख में, अगर हम इसकी पुरानी इतिहास को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आज की तारीख में एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है जहां पे प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट रितेश माथुर की प्रेडिक्शन है कि अगले 5 साल में जो प्राइसेस अभी वहां पे 17 और 18 हजार के ऊपर जो चल रही है, वो 35-36 के आसपास जाएंगी कम से कम। तो एज एन इन कंज्यूमर आपके लिए अच्छा मौका है। एज एन इन्वेस्टर्स भी आप वहां पे जा सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स जो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज एन ऑल्टरनेट इनकम के तौर पे, जिनको अभी तुरंत एग्जिट करने की इच्छा नहीं है, वो वहां पे जा सकते हैं, रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी बसती है तो रिटेल अपने आप वहां पे एक बूमिंग मार्केट होता है जहां पे हाई रिटर्न की उम्मीद रहती है। कुल मिला के जो द्वारका एक्सप्रेसवे जिस मकसद से लॉन्च किया गया था, वो मकसद अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि डिले काफी हुआ इसके अंदर, बट हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स होती हैं, डिले होती है उसके अंदर, वो उन चीजों को फिलहाल साइन करते हैं। एज ए मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे। हमें लगता है हमने आपको एक काम की जानकारी दी आज, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और इसके अलावा और कौन सी बातें आप हमसे जानना चाहते हैं, कौन से मार्केट्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं आपके साथ। रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।